नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। आज की क्लास का हमारा टाइटल है, आज की क्लास का हमारा शीर्षक है, जैसे कि आप लोगों के समक्ष आप लोगों के सामने है, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सिद्धांत, उसकी सारी बातें हम कर चुके थे। एक मेरे वीडियो के अंदर मैंने पूरे मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में सारी चीज़ आपको बता चुका था। उसके अलावा आप लोगों के साथ मैं थोड़े नोट्स भी शेयर कर लेता हूँ उसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस तरीके के, राइट। उसमें मैं सारे आपको सिग्निफिकेंस बता चुका था, नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट बता चुका था, इनकी प्रकृति क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और इसी के साथ पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा कर दिया था मैंने। और अब मैं जो उसको दूसरे भाग में लेकर आया हूँ वो है दो ऑथर, वहाँ पे मैंने बताया था। एक तो FW टेलर, जो कि जिसने दिया था आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, और दूसरे थे हमारे सामने हेनरी फेयोल, जिसने दिया था मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो दोनों को पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में। आज के वीडियो में मेरा जो टारगेट है वो FW टेलर की बात करेंगे, उसने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में बात करेंगे, और उन्होंने जो जो चीज़ बताई है उसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट की क्लास में, जिसमें हेनरी फेयोल ने क्या बात बोली थी, और उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर, राइट। तो आज का लेक्चर हमारा टोटली फोकस किसके ऊपर है? आज का लेक्चर फोकस है हमारा HW टेलर के ऊपर, ठीक है। साइंटिफिक टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में जो बताया है उसकी बात अपन सारी करते हुए चलेंगे। चलो वही अपन जिस तरीके से हम पढ़ते हैं हमेशा उसी को वापस शुरू करते हैं हम। चलो ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति आप लोगों को? सर हमें नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो भाई साहब का नाम लिख लेते हैं, कौन है हमारे? टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आज हम करने जा रहे हैं, जिसका हम शीर्षक, हमारा टाइटल हम लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में सारी बातें करेंगे, क्या क्या इन्होंने बात बताई उसको समझेंगे, उसके बारे में पूरी चीज़ को ब्रीफ में पूरी चीज़ को समझेंगे, डीप में भी समझेंगे, सारी चीज़ को समझते हुए चलेंगे कि उन्होंने कहना क्या चाह रहे थे, कहाँ से इनको ये थॉट्स आए, और कहाँ के बाद उन्होंने ये चीज़ को अप्लाई किया, कहाँ पे अप्लाई किया, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने संगठन में इस चीज़ का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सिद्धांत की बात हुई थी, तब ये बात हुई थी कि एक मैनेजर को मैनेजमेंट, पूरा एक प्रक्रिया है मैनेजमेंट, उसको करने के लिए कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ रोड मैप होना चाहिए। उन रोड मैप के ऊपर बेसिस होकर वो क्या सिद्धांत, जब भी वो मैनेजमेंट या एक्टिविटी, मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी करे, तब उसके लिए सामने क्या होना चाहिए, कोई रूल लिखे हुए होने चाहिए कि भैया ऐसी स्थिति आ जाए तो तुम ऐसा करना है, या आपको इस तरीके से करना है। अब नहीं बोलते, अपने जिंदगी जीने के सिद्धांत होते हैं कि आपको जिंदगी में सत्य बोलना है, लोगों को नुकसान नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये क्या है? एक जिंदगी जीने का आपके सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। कोई इसको एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता, कोई अपने सिद्धांत अलग ही निकाल लेता है। जैसे ओशो है, ओशो ने अपने अलग निकाल लिए सिद्धांत, वैसे ही हर किसी के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, वैसे ही जिंदगी जीने के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, ठीक है। कोई संत महात्मा होते हैं, उनके सिद्धांत अलग होते हैं जिंदगी जीने के, किसी के अलग होते हैं। हर कास्ट, हर कल्चर, हर धर्म के अलग होते हैं जिंदगी जीने के सिद्धांत। कुछ मूल सिद्धांत है जिसको सारी कास्ट, सारे धर्म इंसानियत के नाते अपनाते हैं। वैसे वैसे मैनेजमेंट करने के भी कुछ सिद्धांत ही होते हैं। पहले तो बोला सिद्धांत जरूरी क्यों है, कुछ कॉमन सिद्धांत की बात करी, जो हमारे लास्ट क्लास में हमने बात की, ये सिद्धांत होने चाहिए, ये प्रिंसिपल होने चाहिए एक मैनेजमेंट करते समय। फिर दो फिलोसोफर्स की बात करते हैं हम, उसमें टेलर साहब ने बोला कि जिंदगी यानी मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट आपको सही ढंग से मैनेज करने के लिए आपको कुछ साइंटिफिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, साइंटिफिक सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे, जिसकी बात मैं करता हूँ। ये कौन बोलता है? FW टेलर बोलता है। उसके बाद हेनरी फेयोल जो है, उन्होंने बोला मैं जो बता रहा हूँ वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। ये समझ लो आप, क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी उन्होंने अलग तरीके से बताया मैनेजमेंट के तरीके, कुछ ना कुछ दोनों में सेम है, यानी उनकी धरातल, उनकी नींव तो लगभग सेम ही है, बस वो कुछ अलग अलग चीजें बताते हुए चलते हैं। तो आज अपन पढ़ रहे किसकी? FW टेलर के बारे में, जिसकी क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है? FW टेलर। और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला किसने दिया है? तो हेनरी फेयोल ने। चलो, जिसको मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं अपन, जो वो पढ़ेंगे उसके बारे में भी सारी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ साइंटिफिक बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनका नाम लिख लीजिए। ये इतने बड़े, जो इन्होंने इतने बड़े ज्ञानी थे जिन्होंने ये सब बात की, उनका नाम था FW टेलर। FW टेलर, ध्यान रखना। टेलर काम क्या करता है? कपड़े सिलने का। टेलर का काम कपड़े सिलने का काम होता है, इसलिए वो थोड़ा साइंटिफिक होता है। क्या होता है? साइंटिफिक होता है। तो आप याद रख लेना टेलर। जब टेलर याद आएगा, हेनरी फेयोल बचा हुआ, हेनरी फेयोल में मॉडर्न, ठीक है। ओके, FW टेलर, जिनका पूरा नाम क्या था? क्या सर पूरा नाम पूछा जा सकता है? नहीं पूछा सकता, सिर्फ अपने जनरल नॉलेज के लिए जब बातें चल रही है उनके बारे में, तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
नाम याद रखना जरूरी सर नहीं, सिर्फ समझ रहे। फ्रेडरिक विंसलो, ये कौन है? ये है भैया FW, जिसको फुल फॉर्म करते हैं, बहुत मुश्किल था नाम लेना इसलिए FW टेलर कह दिया। टेलर इनकी जात है, जो भी अपने यहाँ जात होती है वहाँ पे कुछ होता होगा, ठीक है। FW टेलर, ये कौन थे? ये सर अमेरिकन थे। कौन थे ये? अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। कौन थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे, अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर थे, वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ले रखी थी। तो सर ये इंजीनियर रहते थे, मैनेजमेंट में कैसे आगे आ सकता है? बंदा अपने एक्सपीरियंस से कैसे भी कहीं से भी कोई भी डिग्री हो तो भी वो एक्सपीरियंस से मैनेज कर ही सकता है। कोई मैकेनिकल आदमी होगा लेकिन वो मैनेज तो करता ही, अपने एम्प्लॉय को भी मैनेज करता है, उसी तरीके से उन्होंने कहा था। ये कौन है? ER यानी इंजीनियर था। कहाँ का था? अमेरिका का था, ठीक है सर, ये बात समझ में। ये सर साइंटिफिक, ये कहाँ से आया इनको ये सब चीज़ें? इनको क्या, इनकी नौकरी लगी थी, कहाँ लगी थी इनकी नौकरी? बेथलेहम, कहाँ पे? बेथलेहम स्टील कंपनी, जो भी क्या है बेथलेहम स्टील कंपनी है, वहाँ पे इनको रखा गया था, ठीक है, मैनेज करने के लिए रखा गया था उनको। मेन तो इनको जो रखा गया था वो वेजेस को कट ऑफ करने के लिए, जो पीस इनका जो जब सबसे ज़्यादा फेमस हो गया, इन्होंने एक आइडिया दिया था कि वेजेस को पीस पर पैसा बांटो, यानी अगर कोई वर्कर काम कर रहा तो उसकी सैलरी मत रखो, पर पीस उसका पैसा रखो। पर पीस पैसा रखने का मतलब, अगर कोई बंदा 10 यूनिट बनाता है 1 घंटे में तो उसको 10 रुपये के हिसाब से पैसा दो। अगर वही बंदा 1 घंटे के अंदर 8 यूनिट बना लेता तो उसको पैसा ज़्यादा दो, उसको रिवॉर्ड ज़्यादा दो, बेनिफिट दो उसको, राइट। तो जो डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम है वो अप्लाई किया था इन्होंने, राइट। वीडियो अटक तो नहीं रहा है ना? सही चल रहा है ना? आई होप सही चल रहा होगा, ठीक है। तो ये बातें उन्होंने करी, बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे थे? बेथलेहम स्टील कंपनी के अंदर इनको रखा गया था, वहां से इनको निकाल दिया गया था। क्या किया गया था? निष्कासित किया गया था, निकाल दिया गया था उनको। थोड़े समय बाद कुछ हुआ, थोड़ी ज़्यादा ही, जो ज़्यादा होशियार आदमी होते हैं उनको हमेशा निकाल दिया जाता है। तो इन्होंने थोड़ी होशियारी की होगी वहाँ पर, तो मालिक को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इसको वहाँ से क्या कर दिया? गेट आउट कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने अपने इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के तरीकों को, जब इस थ्योरी को, जब इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, सिद्धांतों को जब इस कंपनी के अंदर लागू किया था, तो इनकी प्रोडक्टिविटी जो थी ना, प्रोडक्टिविटी वो 3 गुना से बढ़ गई थी। कितने गुना से? 3 गुना से। तब इन्होंने बोल दिया ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव, जो मैं बताने जा रहा हूँ बातें, ये FW टेलर कह रहे हैं, जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, इन्होंने किताब लिखी अपनी, और उस किताब में इस बातों का जिक्र किया और बोला ये तरीके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसको देखा, 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी जितनी नॉर्मल प्रोडक्टिविटी हो रही थी। तो सर जब आदमी इतना अच्छा था तो उसको निकाला क्यों गया? आदमी अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, मैनेजमेंट से कितनी अच्छी उनकी सेटिंग होती है, यानी पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो आदमी को, एक लीडर को गुड पॉलिटिशियन भी होना चाहिए, लीडरशिप क्लास में ये भी बता चुका हूँ मैं, राइट। तो उसको थोड़ा पॉलिटिक्स खेलनी भी आनी चाहिए, लोगों से बना के रखनी भी आनी चाहिए। खाली खाली अपने सिद्धांत बताएगा तो उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। 3 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो इन्होंने, जब इनको निकाला गया, फिर उन्होंने किताब निकली, इनकी किताब का नाम था आर्टिकल। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आर्टिकल लिखा इन्होंने। पूछा जा सकता है क्या ये सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर को कहाँ से उठा गए थे? इन्होंने एक आर्टिकल लॉन्च किया था 1915 में। कब किया था? 1911 में। कब किया था? 1911 में ये आर्टिकल लॉन्च किया था इन्होंने। इस आर्टिकल के तहत इस प्रिंसिपल को मान्यता मिली, लोगों ने पढ़ा, सराहना किया, बहुत अच्छी बात है, अप्लाई करके देखा, बहुत फायदे हुए, तो इनके प्रिंसिपल फेमस हो गए और इनकी एक थ्योरी अलग से बन गई। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की थ्योरी FW टेलर की बन गई, राइट। इनका देहांत हो गया 1915 में, इनका देहांत हो गया। देहांत निमोनिया के कारण हुआ। अब कितने ड्रिप चढ़े थे, कितनी कितने बोतल खून की जरूरत पड़ी थी इनको, ये सब बातें हमें नहीं पढ़नी है, बस ये ध्यान रखिए। 1915 में देहांत हो गया था, ठीक है। बात ध्यान रखने वाली बात यह है, आर्टिकल था उनका द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में आया था, उसके तहत ये उठाया गया। ओके, यहाँ तक बात सारी मैंने जीवनी बता दी इसकी। बाकी कौन सा इनका क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, कहाँ पैदा हुए थे, कौन उनके माता पिता थे, क्या उनके जीवन में हादसे हुए, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को अपने बात से मतलब है, जो बात वो कह गए हमारे मैनेजमेंट में वो काम की बात है, उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम ये भी नहीं देखेंगे उनकी राशिफल क्या था, उनके गुरु उस समय शनि 7वें ग्रह में बैठा था कि नहीं बैठा था, ये सब बातें अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अपन ये थे FW टेलर की बात, जो बेसिक पता होनी चाहिए बात वो पता कर ली। इनको निकाल दिया गया था, ये क्या थे, इस कंपनी में थे और इंजीनियर थे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। ओके, सारे बड़े बड़े जो तुरुमखा होते हैं ये इंजीनियर ही होते हैं, ठीक है। आपने इंस्टा पे पढ़ते भी होंगे, काफ़ी इस पर मेम्स भी बनते हैं, ठीक है। चलो, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांत की बातें करते हुए चलते हैं। जो पहला सिद्धांत इनका था वो है
लिख लेते अपन। फर्स्ट था अपन, नोट्स में सारी चीज़ दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली नहीं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहली बात जो इन्होंने बोली थी वो ये बोली थी, एक रूल निकाले गए, द साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। कहने का मतलब उन्होंने कहा किसी प्रकार का किसी भी बिजनेस में आप फिक्स मापदंड नहीं रख सकते, फिक्स मेथड नहीं रख सकते। हर बिजनेस का अलग अलग मेथड होता है, हर बिजनेस का अलग अलग मेथड होता है, राइट। दूसरी बात, इसी बात से निकल के उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने ये बोला कि सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आप किसी मैनेजमेंट के तरीके को आप नहीं बता सकते। आप डीप एनालिसिस करके उसके बारे में पढ़कर आप अच्छे मेथड भी निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो आदमी काम कार्य कर रहा है वही आदमी उसके बारे में सही बता सकता है। बाहर से बैठा आदमी जिसने उस बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है या बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर लिया है, वो भी उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके बता सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, जैसे न्यूज़ में आप देखते हो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, वो राजनीति किसी बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी भी आप पार्टी हो, किसी के बारे में भी उन पार्टी के बारे में अच्छी खासी चीज़ें वो बता सकता है कि भाई ये पार्टी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जीतेगी, हारेगी या जो भी, ठीक है, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इस असेंबली में ये जीतेगी, हारेगी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपको क्या पता, आप क्या एक्चुअल में आप राजनेता हो। अगर जो एक्चुअल में राजनेता जो कार्य कर रहा है उस पार्टी का मेंबर है या फिर वो राजनेता ही है तो वो बता सकता है। बाहर से बैठ के विशेषज्ञ इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, तो वो गलत हो जाएगी बात। ये बोलता है एफडब्ल्यू टेलर। उसका पहले रूल है, इट इज नॉट थंब ऑफ रूल ऑफ थंब। कहने का मतलब वो ये कहता है कि आपको नियम फिक्स नहीं हो सकते, जो अंदर बैठे वो बता सकता है। बाहर से एनालिसिस करके या उस बारे में पढ़कर वो राजनीतिक सलाहकार जो होता है वो आपसे ज्यादा ही चीजों को जान सकता है, समझ सकता है। उसने एक बात लिखी, उस बात से और अपन आगे बात समझते हैं। द बेस्ट मेथड्स टू मैक्सिमम एफिशिएंसी can be developed through study and analysis। सर ये आप कहाँ से देखकर पढ़ते हो, कहाँ से देखकर ये बताते हो? सर हमें भी कुछ ऐसे बताओ, हम भी ऐसे इसमें चीज़ों को करते हैं अपन। तो देखो मैं कहीं से नहीं देखता, ये नोट्स है जो मेरे ही बनाए हुए हैं, इसमें फोकस हो रहा है, थोड़ा बहुत फोकस हो रहा होगा, देख लेना। ये नोट्स है जो मैं ही बनाता हूँ, अपने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे, उसमें से जो बेस्ट चीज़ें जो मैंने कई क्लासों में बता चुका हूँ। जैसे कि ये पर्टिकुलर ये है द साइंस नॉट थंब ऑफ रूल। अब इसके बारे में ये लाइन लिख दी मैंने, जब इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा दैट मीन्स आपको वापस इतना सारा पैराग्राफ, एक बार तो आपको नोट्स पढ़ना ही है, इतने सारे पैराग्राफ और इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे ये लाइन देखोगे आपको चीज़ क्विक से रिवाइड हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी, अच्छा सर ने बताया था ये, अच्छा इसका मतलब ये, जो आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट लेकर आता हूँ मैं, राइट। मैं लिखता हूँ, थोड़े दिनों बाद अपन पीपीटी में भी इसको कर लेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है तो मैं ऐसे लिख के आता हूँ और इसी के साथ करता हूँ। मैं सोचता हूँ बेस्ट मेथड है, इससे मेरा भी लिखना हो जाता है, आपको भी समझाने और समय भी मिल जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ तो थोड़ा लिखता हूँ, जब आपको भी थोड़ा सांस लेने का समय मिलता होगा, राइट। ये बोलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में या पर्टिकुलर मैनेजमेंट को पढ़ना है आपको, या मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होंगे, तो आप डिग्री लेकर आप उसको पढ़कर भी एक्सपर्ट हो सकते हो। एफडब्ल्यू टेलर बोलता है कि आप उसको डिग्री लेकर भी एक्सपर्ट हो सकते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ के पीएचडी भी कर सकते हो, उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी में काम करो, इंटर्नशिप करो, ट्रेनिंग लो और वहाँ काम करके एक्चुअल फील्ड का नॉलेज लो। आप समझो मेरी बात। एफडब्ल्यू बोलता है जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे फील्ड पे ऐसे काम करके लो, आप ऐसे पढ़कर भी उसके बारे में एनालिसिस दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई अच्छा इस काम को कराने का बेस्ट मेथड ये है मेरे हिसाब से, कि अच्छा आपका हिसाब कैसे निकाला आपने, कि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा, मैंने इसके बारे में बहुत एनालिसिस किया, उसके बाद मेरे सामने ये मेथड आया और ये मेथड बेस्ट है। तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि भाई एक्चुअल में आपने वहाँ काम करके देखा क्या, एक्चुअल में आप ऐसा काम करते हो क्या। जरूरी नहीं कि जो कार्य करे, जो एक्सपीरियंस ले सके, वो ही इस बारे में अच्छा मेथड दे सके। उनका कहने का मतलब ये कहीं नियम नहीं हो सकता। और जो लोग उसके बारे में पढ़ के एनालिसिस भी कर सकते हैं बाहर बैठ के, वो भी एक अच्छा मेथड एफिशिएंसी के लिए दे सकते हैं, राइट। जैसे आप समझ लो इंटरनेट, आप हर जगह की नॉलेज आपको है, आपको हर जगह के एनालिसिस भी आप कर सकते हो इंटरनेट के जरिए। जरूरी नहीं आप उस फील्ड में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके एक्चुअल में वहाँ पे उसके कैंपस में आप गए हो, लेकिन उसके पहले भी आप उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। कैसे? आप मैंने सर नेट से देखा, मैंने इंटरनेट से ढूंढा, मैंने इंटरनेट के बारे में अपने जितने भी सवाल हो सकते हैं उसके बारे में सवालों के जवाब ढूंढे और उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा इसके बारे में, और अब मेरे पास उसकी बेस्ट नॉलेज है। ये आप कह सकते हो। जरूरी नहीं कि एक एक्सपीरियंस होल्डर ही कर सके। यानी वो बोलता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होते हैं, ठीक है,
जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं जरूरी नहीं वो ही इसको बेस्ट मेथड प्रोवाइड करे, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होगा कि कभी कई बार करते हैं जो प्रैक्टिकल काम करते हैं वो भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बोले ये रूल ऑफ थंब नहीं हो सकता, ये नियम ही नहीं हो सकता, यानी प्रैक्टिकल आपको काम करके ही उसके बारे में अच्छा मेथड बता सकते हो या उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो। वो बोलता है रेदर देन थ्योरीज, जो आप थ्योरीज देते हो बाहर बैठे बैठे, यानी इसके बारे में आप स्टडी भी कर लिया आपने, इसके एनालिसिस भी कर लिया, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट मेथड प्रोवाइड कर सकता है और इसका दिया हुआ मेथड भी आपके एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। पहला ही प्रिंसिपल वो बोलता है, यानी आपको जरूरी नहीं हर किसी को कार्य पर लगाओ, आप विशेषज्ञ की टीम रख सकते हो जो क्या कहे R&D करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे आपके किसी मेथड के ऊपर, और वो भी एक बेस्ट मेथड निकाल के आपको दे सकता है। पहली बात तो ये बोली, समझ में आई यहाँ तक बात? जी सर। दूसरी बात बोलता है वो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कहने का मतलब हार्मोनी का मतलब होता है सद्भावना, ये देखना ये ऐसे लिखते हैं सद्भाव, ठीक है, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है आपका कलह, क्लेश होता है ना, कलह क्लेश, आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब, ठीक है, सद्भावना। कहने का मतलब ये होता है, इसने बोला कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी, किसमें? बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कमैन्स। तो पहली बात बोलता है, ये बोलता है जो मैनेजमेंट आपका है, जो सुपीरियर आपके यहाँ पे है, जो भी मालिक है उनके बीच में, और जो वर्कमैन जो नीचे सबऑर्डिनेट्स है, जो वर्कमैन है, वर्कमैन 4 है, एम्प्लॉइज है, उनके बीच में हार्मोनी, सद्भावना का भाव होना चाहिए एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं कि वो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं दैट मीन्स वो सिर्फ मेरे नौकर है, एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए, एक दूसरे की अच्छाई के लिए सद्भावना उनके अंदर होनी चाहिए, राइट, किसमें? मैनेजमेंट और वर्कमैन्स के अंदर। दूसरी बात इसी के अंदर ये बोलता है कि मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स। मैनेजमेंट को भी सद्भावना बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी कंपनी का अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट को अपने वर्कर्स के अंदर शेयर करे, यानी उनका बोनस दे, उनके वर्क सैलरी बढ़ा दे, उनको इंसेंटिव्स दे, किसी भी रूप में रिवार्ड किसी भी रूप में दे, उनको क्या दे? अपनी कंपनी की तरफ से होने वाले प्रॉफिट से हिस्सा देते रहे उनको, ठीक है, यानी उनको प्रॉफिट देते रहे। ये सद्भावना की तरीका है, सद्भावना पैसों में तो ली जा सकती है। वैसा का वैसा वो बोलता है कि वर्कर भी है, जो वर्कर है आपके, वर्कर भी क्या करे? वर्कर भी अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, यानी उनका परफॉर्मेंस भी वो क्या करे? 100% करे। जैसे उसने एक जिक्र किया कि जापान में एक टेक्निक चलती है, कहने का मतलब 100% देने मतलब क्या हुआ कि वो किसी प्रकार का स्ट्राइक पे ना जाए। कोई ट्रेड यूनियन ये तो बोलता है, FWTL बोलता है यूनियन होनी ही नहीं चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में इतना अच्छा तालमेल होना चाहिए कि यूनियन की आवश्यकता ही नहीं है। जो यूनियन होती है ना, ट्रेड यूनियन, जो इनका क्या बोलते हैं वर्कर का यूनियन होता है, वो यूनियन होनी ही नहीं चाहिए, इतना अच्छा इनका हो, सीधी ही वो बात वर्कर अपने मैनेजमेंट को कैसे करो, मैनेजमेंट सीधी बात अपने वर्कर को कैसे, बीच में किसी जरिए का होना ही नहीं चाहिए। कलह का सबसे बड़ा कारण ही वो जरिया होता है, ये कहना है इसका FWTL का। वो बोलता है जापान में एक टेक्निक चलती है, उसमें क्या होता है? उसमें बोलता है इफ ऑल द वर्कर्स, अगर सारे, इफ ऑल वर्कर्स गो टू स्ट्राइक, यानी अगर सारे वर्कर क्या स्ट्राइक पे जाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं? जैसे ही वो स्ट्राइक पे गए, जैसे उन्होंने मैनेजमेंट की, उनकी नाराजगी हुई मैनेजमेंट के साथ, वो स्ट्राइक पे जाने से उन्होंने फैसला कर लिया मिलके, भाई हम जाएंगे स्ट्राइक पे। जब वो स्ट्राइक पे जाएंगे तो वो काली पट्टी बांधते हैं, जो क्रिकेट में बांधते हैं, ब्लैक बैज बांधते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक ब्लैक बैज बांधते हैं अपने यहाँ। और ऐसी बात नहीं है स्ट्राइक पे, भारत में तो क्या होता है, स्ट्राइक पे जाते हैं, बाहर धरने पे बैठ जाते हैं, किसी प्रकार का काम नहीं करते, काम नहीं होने देंगे, मालिक का पूरा जितना नुकसान कर सके तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में एक टेक्निक है कि जापान में जब कोई वर्कर स्ट्राइक पे जाता है तो ब्लैक बैज बांटते हैं अपने यहाँ पे कंधों पर, और उस समय जब वो स्ट्राइक पीरियड उनका रहता है वो डबल काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? नॉर्मल जो वर्किंग आवर होता है ना इनका, नॉर्मल वर्किंग आवर, उससे कई गुना ज्यादा काम करते हैं, मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा वो काम करते हैं। ये किस लिए करते हैं? ताकि मैनेजमेंट की सिंपैथी हासिल कर सके। क्या कर सके? मैनेजमेंट की सिंपैथी को गेन कर सके, यानी हासिल कर सके। उनका जरिया अलग है, उनका अहिंसा वाला जरिया। क्या कि हाँ भाई हम स्ट्राइक पे है, हम जैसे 6 बजे छुट्टी हो जाती है, नहीं, वो और 8 बजे तक काम करेंगे,
8 बजे तक काम करेंगे, पूरी लगन से काम करेंगे और काले पट्टे बांधेंगे, बात किसी से नहीं करेंगे। दैट मीन मैनेजमेंट की सिंपैथी लेंगे कि देखो हम आपके कार्य के तो है, हम आपके काम के तो है, दिल से इस कंपनी को अपना समझते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, इसलिए हम नाराज हैं, या जो भी हमारी नाराजगी उसको दूर किया जाए। तो इस तरीके का बोले कि अगर आपको एफडब्ल्यू टेलर बोलता है अगर आपको वर्कर को अगर किसी प्रकार की नाराजगी हो तो वो अपनी नाराजगी इस तरह जताए कि क्या हो, कंपनी का नुकसान हो। यहाँ से सद्भावना झलकती है, ना कि कलह झलकता है, ना कि बाहर से बैठ के बोर्ड लगा के बैठ जाओ, नेतागिरी, जो यूनियन वाले तो नेतागिरी कर लेंगे, अपनी रोटियां सेक लेंगे, तुम लोग वहाँ बाहर बैठ जाओ, ना तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, तोड़ फोड़ और करोगे, हाउला करोगे, मैनेजमेंट आपसे गुस्सा हो जाएगा, जरूर एक बार के लिए आपकी बात मान लेगा मैनेजमेंट, लेकिन वो मन में एक कलह पाल लेगा और वो बोलेगा जैसे ही मौका मिलेगा मैं इन लोगों को निकालना शुरू कर दूंगा, नए लोग चाहिए मुझे, ये बगावती लोग चाहिए ही नहीं चाहिए। तो उसके मन में हमेशा आपके लिए क्या हो जाएगी, एक कलह की भावना पैदा हो जाएगी, एक गुस्से की भावना पैदा हो जाएगी। दैट मीन्स वो जब भी कुछ अच्छा करना सोचेगा आपके बारे में, वो करेगा ही नहीं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी 6 महीने पहले स्ट्राइक पे बैठे तो मेरी हालत खराब कर दी थी। दैट मीन्स आपको सद्भावना रखनी है, एज ए वर्कर भी, एज ए मैनेजमेंट भी। तो ये उसका दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरे प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं अपन। क्या बोलता है तीसरा प्रिंसिपल? डेवलपमेंट, सॉरी, तीसरा प्रिंसिपल इसका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, या इंडिविजुअलाइजेशन, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, यानी सबका सहयोग सबका विकास, मोदी जी, राइट। कॉर्पोरेशन, आपको व्यक्तिवादी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? व्यक्तिवादी नहीं बनना है। व्यक्तिवादी नहीं बनने का कहने का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स आपको हमेशा एज ए मैनेजमेंट भी अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको कॉर्पोरेशन करना चाहिए। अगर फायदा हुआ तो भी, सबका नुकसान हुआ तो उनको बोलोगे आप हमारा साथ दो, इस नुकसान की घड़ी में आप हमारा साथ दो। तो ये सहयोग वाली भावना होनी चाहिए, यानी इनके बीच में कंप्लीट कॉर्पोरेशन होना चाहिए, किसके? लेबर और मैनेजमेंट के बीच पे। यानी कुल मिला के क्या बोला? देयर शुड बी ए कंप्लीट कॉर्पोरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। लेबर और मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉर्पोरेशन होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी ना सोचे। अगर मैनेजमेंट की बात करूं मैं, मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट को डोंट क्लोज ईयर्स, अपने कान बंद ना करे। अगर वर्कर की कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सुने, अपने कान बंद ना करे। ऐसा नहीं कि वर्कर आप तक बात पहुंचा ही नहीं पाए, यानी आप उसके सजेशन भी नहीं सुनोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके टेक सजेशन, उनके सजेशन लेने आपको, राइट, टाइम टाइम पे, तभी वो आपको अपना समझेंगे। और उनको रिवार्ड भी करना है फॉर सजेशन। अगर कोई सजेशन उनका अच्छा लगे तो सजेशन के लिए उनको रिवार्ड भी करना है, राइट। यानी आपको सजेशन भी लेने, रिवार्ड भी करना है, अपने कान बंद करके ऐसा नहीं बैठना है। तो वही वर्कर को भी ध्यान रखना है कि डोंट गो ऑन स्ट्राइक, आपको स्ट्राइक पे नहीं जाना है। कोई तकलीफ हो तो उनसे बात करना है। बिल्ड गुड कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिठाना है। किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। कोई दिक्कत हो तो आपस में बैठ के बात करें, राइट। और नो नीड ट्रेड यूनियन, मैंने बोले था, एफडब्ल्यू टेलर बोलता है ट्रेड यूनियन की आवश्यकता ही नहीं, ट्रेड यूनियन की जरूरत ही नहीं। जब आप लोगों के बीच में अच्छी तालमेल है तो आपको किसी बीच में किसी, क्या बोलते हैं, वकील की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये वकील होंगे, ये आपका बेड़ा गर्क करेंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको भगवान से, अपने इष्ट से बात करनी है तो आप डायरेक्ट बात कीजिए। किसी प्रकार का बीच में आपको क्या बोलते हैं इसको, बोपे बापे, ये जो बीच में होता है ना, जो ढोंगी, इन तरह की आवश्यकता आपको नहीं है। कारण जब आप सीधा ही सुप्रीम कोर्ट से बात करना चाहते हो, यानी आपके सर्व जो आपके है, जो भी इष्ट आप मानते हो, जो भी धर्म मानते हो, उस धर्म से आप बात करना चाहते हो तो आप सीधे बात करिए, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। और ये आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, इसको महसूस भी करना आप, राइट। भगवान की बनाई हुई सबसे अच्छी चीज़ इंसान ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंद फैला रही है वो भी इंसान ही है, राइट। तो इस वजह से आपको बीच में किसी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे अपनी बात को पहुंचा सकते हो। और जो बात सीधी पहुंचेगी वो बात बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचेगी। और जब वो किसी के जरिए पहुंचेगी तो उसमें मिलावट होगी, उसमें लालच होगा उनके बीच का, उनका खुद का स्वयं का स्वार्थ होगा। तो जो प्योर चीज़ आप आगे देना चाह रहे हो वो पहुंच नहीं पाएगी। अगर शिव जी को दूध चढ़ाना चाहता हूं मैं, तो अगर मैंने दूध यहाँ से किसी दूसरे आदमी को दिया कि तू मंदिर तक चले जाना, मंदिर में किसी पोपे को दिया, उसने बोला तू वहां जाके किसी महाराज को दे देना। जब आप इस दूध को आगे से आगे दोगे, दैट मीन्स पहली बात तो उनके हाथ लग गए, दैट मीन्स उनका स्वार्थ, उनका जो किया हुआ कुकर्म होगा या किसी प्रकार के उनके अंदर जो भावना होगी वो भी आपके साथ जुड़ गई।
जो दूध है उसमें एक समझ लो पानी मिलाते जाएंगे वो, और जब तक एक्चुअल में, एक कहावत है, कहने की बात है, सिर्फ अप्रोक्सीमेटली, मैं भी नहीं मानता ये दूध चढ़ावा या जो भी ऐसे नुकसान करना, लेकिन जो महादेव जी के पास असली में जाएगी चीज़, वो चीज़ में दूध तो रहेगा 10% और 90% रह जाएगा पानी, और वो उसका प्रकोप आपके ऊपर पड़ जाएगा कि भैया अच्छा भेजने वाला कौन, उसके ऊपर लोटे के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा होगा कि लोटा फ्रॉम जो भी नाम, ठीक है, तो लोटा स्पॉन्सर्ड बाय, जैसे मेरा नाम भरत सिंह लिखा होगा तो वो सारा का सारा बोलेगा अच्छा स्पॉन्सर्ड बाय भरत सिंह, महादेव जी तो लोटे के ऊपर नाम देख लेंगे, अच्छा 90% पानी, ठीक बेटा तेरा जीवन पानी पानी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमें किसी को नहीं देना, जब बात करनी सीधी सीधी यहीं से सीधा कि चलो दूध चढ़ाना है, मैं तो बोलता हूँ अगर किसी को आप प्रसाद देनी है खुद खा लो, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अगर वो बोलता है भगवान को चढ़ानी है, गणेश जी को लड्डू चढ़ाने हैं, मैं लेके खुद खा लेता हूँ, चढ़ गए, मैंने मान ली सीधी चढ़ गए गणेश जी को, दूध पीना मैं खुद पी लेता हूँ, बोले चढ़ गया गणेश जी को, ठीक है। तो इस हिसाब से हेल्थ भी देख रहे होंगे मेरी अच्छी खासी है, राइट। तो ये होता है और यही मैनेजमेंट का तरीका, ये एफडब्ल्यू टेलर कभी भारत आया होगा और इस बात को सुना होगा उसने किसी से, तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के बीच में, किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चौथी बात करते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन, वो हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, जो भी देख लेना, ठीक है, इन हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी कहने का मतलब जब आप डेवलपमेंट करो किसी का, ईच एंड एवरी पर्सन हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी उसकी समृद्धि, प्रोस्पेरिटी का मतलब, ठीक है, ये समृद्धि लिया, कहने का मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए एक बेस्ट चीज पे जाके, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी जब आप एम्प्लॉय का सिलेक्शन करो दैट मीन्स आप वहां पे भी अपनी प्रोस्पेरिटी, समृद्धि को बनाए रखें और आप बेस्ट को ही सिलेक्ट करें, वहां पे घपला ना करें। अगर वहीं से घपला होना शुरू हो गया तो वो एम्प्लॉय जो फर्जीवाड़े से आएगा, जो फर्जीवाड़े से नौकरी पाएगा, वो शुरू से लेकर एंड तक फर्जीवाड़ा ही करेगा, राइट। तो इस तरीके से जो आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, जो प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन है, वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, इसने बोला कैसे होना चाहिए, साइंटिफिक मैनर से होना चाहिए, साइंटिफिकली सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मैनर भी उनका साइंटिफिकली होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी तरह का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर हुआ तो आपके पूरे अंदर पूरा तालाब गंदा कर देगी वो मछली, राइट, ठीक है। और टू इंक्रीज, ये बोलता है टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड यानी मैनेजमेंट, दे शुड की बात करो यानी मैनेजमेंट, शुड बी गिवन या शुड बी गिवन कहते थे, दे शुड बी गिवन, यानी यहाँ पे मैनेजमेंट की नहीं करके मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, तो दे शुड बी गिवन अ गुड द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, अगर आप उनको डेवलपमेंट करना है, एक्चुअल में चाहते हो आप उनका सुधार हो, समृद्धि आए उनके अंदर, डेवलप्ड हो, वो और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी, समृद्धि हासिल करे, तो उनका डेवलपमेंट करो समय टू समय। ऐसा नहीं कि जो नहीं आ रहा उनको वैसे ही रखो, वैसे रखने से क्या होगा, ऐसे ही पढ़े रहने, तो पढ़े लिख गए तो ज़्यादा होशियार बन गए, ज़्यादा होशियार बन गए तो अपने तकलीफ हो जाएगी। इस तरह की सोच नहीं रखनी आपको, उनको पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ, समझ जाएगी, अच्छी बात है, और अच्छा तरक्की करेंगे, इस तरह की सोच आपको रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा अच्छा होगा, यानी अगर आपका एफिशिएंट वर्कर हुआ तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन भी आपका बढ़ेगा, अगर वर्कर आपका एफिशिएंट हुआ तो प्रोडक्शन भी आपका इंक्रीज होगा, राइट। तो आपको इनडायरेक्टली आपको ही फायदा है, यानी आपको उनका क्या करना है, आप उनका डेवलपमेंट भी करना है अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 प्रिंसिपल दिए किसने, एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक रिसर्च में। क्या क्या, पहला बोलता है कि ये रूल ऑफ थंब नहीं है, आप बाहर एनालिसिस, स्टडी और एनालिसिस करके एक बेस्ट मेथड निकाला जा सकता है। हार्मोनी रखे, सद्भावना रखे, द्वेष कलह नहीं रखे आपस में, वर्कर और मैनेजमेंट दोनों। वैसे ही कॉर्पोरेशन रखे, अपनी अपनी ना सोचे, पूरे कॉर्पोरेशन, पूरे संगठन की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सोचे, और फिर इनका बेस्ट तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया जाए, और उनका सिलेक्शन भी एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से किया जाए, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल सर। अब कुछ टेक्निक्स भी दी, टेक्निक्स भी है किसकी, ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट को सही तरीके से लागू करने की कुछ टेक्निक्स भी दी एफडब्ल्यू टेलर ने। एक एक करके टेक्निक्स पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली है वो है आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या है, फंक्शनल
फोरमैनशिप। ये क्या बोलता है फंक्शनल फोरमैनशिप? ये बोलता है कि देयर शुड बी अ फोरमैनशिप, यानी आपका यहाँ क्या होना चाहिए, एक फोरमैन करके एक आदमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोरमैन आदमी होना चाहिए। फोरमैन आदमी यानी वो फोरमैन आदमी क्या होगा, ये जो फोरमैन आदमी होगा ये लोवेस्ट इन रैंकिंग, किसमें? जब हम मैनेजर की बात करेंगे तो मैनेजर का सबसे लोवेस्ट वाला रैंकिंग, यानी ये कुल मिलाकर इसकी बात करें सुपरवाइजर की बात करें, किसकी बात करें? सुपरवाइजर की बात करें। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं, ये बोलता है अगर से मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करना है तो इन टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। पहला क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी एक सुपरवाइजर आपको रखना पड़ेगा, फोरमैनशिप आपको रखनी पड़ेगी, फोरमैन बिठा के रखना पड़ेगा आपको। वो क्या करेगा? मैनेजर का सबसे लोवेस्ट रैंक वाला आदमी उसको रख लो, वो होगा आपका सुपरवाइजर। और हाईएस्ट इन रैंकिंग किसमें? वर्कर का। जो वर्कर का सबसे टॉप वाला आदमी होगा वो, और मैनेजर से लो आदमी, उसको क्या रख लो आप? सुपरवाइजर रख लो, फोरमैन, ताकि मैनेजर से कनेक्ट रहे और नीचे वर्कर से कनेक्ट रहे, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। राइट, ये एक आपको आदमी वहां पे बिठा दो। राइट, ठीक है, ठीक है सर। जैसे उसने बोला खाली इन आदमी को बिठाने से काम नहीं चलेगा, इस तरीके से आपको 8 आदमी बिठाने पड़ेंगे। कितने? 8 आदमी। कैसे? ठीक है। टेलर ने सजेस्ट किए, क्या सजेस्ट किया उसने इस फोरमैनशिप के अंदर? सजेस्ट 8%, उसने 8 लोगों को सजेस्ट किया और बोला आपका जाल, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाओ कि 8 लोगों की जगह वहां पे हो जाए। किन किन 8 लोगों की बात की वो देखते हैं अपन। सबसे बोला तो आपको बोला ये फैक्ट्री मैनेजर है आपका, जो फैक्ट्री का मैनेजर होगा वो फैक्ट्री मैनेजर आपका, बिल्कुल। उसके नीचे आप बिठा दो, एक बिठा दो आपको प्लानिंग इंचार्ज, एक होगा आपका प्लानिंग इंचार्ज, और दूसरा क्या होगा आपका? प्रोडक्शन इंचार्ज। कौन होगा? प्रोडक्शन इंचार्ज। एक कौन हुआ? प्लानिंग इंचार्ज, एक हुआ प्रोडक्शन इंचार्ज। ये लोग तो आपके पास है ही है। अब जो 8 लोगों की बात कर रहा है एफडब्ल्यू टेलर, वो यहाँ पे बोल रहा है कि इन प्लानिंग इंचार्ज के नीचे भी 4 लोग और इसके प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे भी 4 लोग। कौन कौन से 4 लोग? प्लानिंग के नीचे एक तो हुआ आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा हुआ आपका रूट क्लर्क, तीसरा हुआ आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा हुआ आपका डिसिप्लिनरी जो डिसिप्लिन को लागू करेगा। एक बोलता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शन देने का काम करेगा। एक होगा रूट, जो रूटीन वर्क, आपका रूटीन वर्क चेक करेगा। सही है। टाइम और कॉस्ट, क्या टाइम पे क्या काम किया आपने, जो वेजेस के लिए काम होगा वो चेक करेगा। और उसके साथ साथ एक होगा डिसिप्लिनरी, यानी आपको डिसिप्लिन में आप कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आइडल टाइम ज़्यादा, आलसी तो नहीं हो आप, ये सब चेक करेगा। उसने बोला वैसे कि वैसा। ये कौन है? ये प्लानिंग, जो प्लानिंग इंचार्ज है। प्लानिंग करते समय इन लोगों को, इन 4 लोगों को बुलाया जाएगा और इन 4 लोगों की बातें पूछी जाएगी, किस किस तरह के आपके इंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपके रूट हो, चाहे आपका टाइम एंड कॉस्ट हो, चाहे डिसिप्लिन हो, किस किस तरीके से वर्कर आपके काम कर रहे हैं या नीचे लोग काम कर रहे हैं। फिर प्रोडक्शन के अंदर 4 लोग बताए इन्होंने, अलग अलग गैंग का बोला। सबसे बोला वाला स्पीड गैंग, स्पीड बॉस, जो आपको काम को स्पीड दे सकता है, ये नाम याद रखना आपको, ठीक है। फिर गैंग बॉस, फिर आपका रिपेयर बॉस, ये सारे बॉस बॉस बॉस, जैसे इंजीनियर में होता है ना, सीनियर को इंजीनियर वाले बोलते हैं बॉस। फिर एक इंस्पेक्टर रख दो जो आपका वर्क को चेक कर ले, ठीक है। इंजीनियरिंग में होता है ना, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भाई बहन घर में कोई होगा इंजीनियर, वो अपने सीनियर को बॉस बॉस कह के बुलाता है। जैसे कि संघ वाले और ये भाई साहब कह के बुलाते हैं, तो इनका सिस्टम होता है, बड़े वाले को भाई साहब कहना है, इस तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने भी पता नहीं आया होगा कहीं, इंजीनियर तो खैर होता ही, मैकेनिकल इंजीनियर था ही, तो बॉस बॉस की आदत थी, तो इसने नाम रख दिया स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस। मतलब ये स्पीड बनाने के लिए प्रोडक्शन में एक गैंग यानी सबको कॉर्पोरेशन करके रखेगा, और रिपेयर में जो होगा, कहीं जरूरत होगी तो रिपेयरिंग का काम करेगा। इस तरीके से मतलब गैंग बना दी, ठीक है, बॉस बना दिया, राइट। इंस्पेक्टर लास्ट में। तो ये 8 लोगों को याद रखना, ठीक है। ये 8 लोग क्या करेंगे? आपके काम को फास्ट करेंगे, 8 लोग करेंगे। और ये 8 लोग किससे जुड़े हुए रहेंगे? सर जो बात बताई थी 8 लोगों के बाद, ये 8 लोग जुड़े हुए रहेंगे किससे? आपके उस वर्क्समैन से, ठीक है। वो वर्क्समैन इन सबके बीच में एक कड़ी के रूप में काम करेगा और वो आगे जाके अलग अलग कार्य करेगा, राइट। तो यहां तक इसने पहला टेक्निक बताई कि अच्छे मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छा लगाने के लिए आपको एक सीधी सीधी बात, एक फंक्शनल फोरमैनशिप सुपरवाइजर आपको बिठाना पड़ेगा। और 8% उन्होंने एफडब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया कि इन 8 लोगों को यहाँ पे रख दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी, 8 लोगों हो गए, इनकी सैलरी कौन देगा, इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। तो देखो कहीं ना कहीं किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने रिजेक्ट किया, वो अलग अलग बात है, ठीक है। अपन तो पढ़ रहे उसने क्या क्या टेक्निक बताई, ठीक है। दूसरी टेक्निक बताई उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट को सही तरीके से लागू करने की और इस तरीके से चलाने की, वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन।
ऑफ वर्क। क्या कहता है ये कहता है आप क्या करो, अपने यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिस है अपने कार्य की उसको अपनाओ। पहले तो मार्केट में जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है उस प्रैक्टिस को अपना के एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। आप अपना क्या कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट कर दो कि भैया जो प्रोडक्शन होगा वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा, इसी स्टैंडर्ड तरीके से होगा, इसी स्टैंडर्ड टाइम में होगा, इसी स्टैंडर्ड कॉस्ट में होगा। तो आपको अपने हर प्रोडक्शन का, अपने मैनेजमेंट में हर एक डिपार्टमेंट का एक स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड समय सेट करना जरूरी है, बेंचमार्क सेट करना आपको जरूरी है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सेटिंग स्टैंडर्ड, आप अपने हर चीज के स्टैंडर्ड सेट कर दो, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोलता है, फॉर एवरी बिजनेस, फॉर एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड सेट कर दो आप। ठीक है, हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड, चाहे वो क्या हो, आपकी रिसर्च रॉ मटेरियल हो, चाहे आपके वर्क्समैन हो, पैसा हो, चाहे आपका टाइम हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, इन सब का क्या करो आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। सबका जरूरी है, ये सेट करोगे तभी आपको पता चलेगा आप कितना अच्छा तरक्की करो, कितना तरक्की नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरी बात बोलता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी आपके वर्क को सिंप्लीफाइड कर दो, यानी आपको क्या कर दो, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप्स, जो अननेसेसरी आपके यहाँ पे चीज है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपके प्रोडक्ट में जो अननेसेसरी चीजें हैं, यानी इसको रिपोर्टिंग करो, फिर वो वहां जाओ, खुद ही पहले बताता है अननेसेसरी चीजें, ये देखो इतने सारे लोगों को बिठा के, और खुद ही बोलता है कि सिंप्लीफिकेशन रखो, कि कार्य फास्ट हो, और जो प्रोडक्ट बनाने में अननेसेसरी टाइम ले रहे हैं, अननेसेसरी डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट बनाने में, उनको आप एलिमिनेट करते जाओ, जो जरूरी नहीं है उन चीजों को हटाते जाओ, यानी बिन फालतू का जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कॉस्ट लग रही है, उन चीजों को आप हटाते जाओ। तो 2 बातें और बोली कि आप थोड़े स्टैंडर्ड अपने सेट करो हर एक्टिविटी के, और उसके बाद बात सिंप्लीफिकेशन, अपने काम को थोड़ा सिंप्लीफाई रखो। ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ आई। इनको करने के लिए उन्होंने कुछ स्टडीज के नाम लिए, क्या बोले उनको, इस स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको स्टडीज के नाम लिए। अपन पॉइंट में बढ़ते जाते, तीसरी टेक्निक अपन यहाँ पे बढ़ते जाते, स्टडीज, हालांकि इसी का एक पार्ट समझ लो आप, इन स्टडीज को इसी का पार्ट समझ लो। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन का पार्ट समझ लो। तो अपन पढ़ते, पहली बात उन्होंने बोली कि आप क्या करो, मेथड स्टडी करो। क्या करो, मेथड स्टडी करो। कैसे, जो मेथड आप यूज कर रहे हो, तो फाइंड आउट, अभी जो बात कही अपने, फाइंड आउट बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग द जॉब, यानी जो काम कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, उसका बेस्ट वे क्या है वो करने का, वो स्टडी, अपनी स्टडी बिठाओ और मेथड स्टडी करो। फिर उन्होंने बोला इस मेथड स्टडी के बाद आप मोशन स्टडी करो। क्या करो, मोशन स्टडी करो। मोशन स्टडी क्या बोलता है, ये बोलता है स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक lifting, putting objects, sitting and changing position, ये जो मोशंस होते हैं आपके यहाँ पे उनकी स्टडी करो। यानी एक जगह से माल उठाया, दूसरी जगह रखा, फिर उसको रखने के बाद वहाँ से उठा के फिर वहाँ रखा, फिर उसने उसको देखा, उस ऑब्जेक्ट में कुछ और मिलाया, ये जो मोशन स्टडी यानी एक जगह से दो मूवमेंट्स जो है उन मूवमेंट्स की स्टडी करो और कट करो जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हो, तो वहाँ से आपका सिंप्लीफिकेशन भी हो जाएगा। यहाँ से आपका स्टैंडर्डाइजेशन होने में फायदा मिल जाएगा। मेथड की स्टडी करोगे, मोशन की स्टडी करोगे तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, आपको मूवमेंट पता चल जाएगा। तो कौन सा मूवमेंट जरूरी नहीं है, बिन फालतू की चीजें यहाँ 2-3 बार इधर से उधर किया तो 2 आदमी और लगे और 2 कॉस्ट और लगी, तो इसको भी आप कम कर सकते हो, समय और खराब हुआ। ठीक है, तो मोशन स्टडी आपको करनी है। फिर उन्होंने बोला कि आप टाइम स्टडी करो। क्या करो, टाइम स्टडी। क्या है ये टाइम स्टडी, ये बोलता है डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम, आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, यानी एक वेल डिफाइंड जॉब, जो जॉब फिक्स है आपका। ऐसी बात है कि वेल डिफाइंड जॉब क्यों लिखा गया कि जो कार्य फिक्स है, जो इतना इतना कार्य करना है। ऐसी बात नहीं कि कार्य आगे करते करते कुछ और काम और आ जाए तो टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते। जिस कार्य का टाइम फिक्स हो, जो कार्य आपका फिक्स हो, वेल डिफाइंड जॉब हो, उस वेल डिफाइंड जॉब का एक टाइम फिक्स कर दो, एक स्टैंडर्ड टाइम आप सेट कर दो। तो आप उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको स्टैंडर्ड टाइम स्टडी भी करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको मेथड स्टडी के साथ साथ आपको टाइम स्टडी भी करनी पड़ेगी। इससे आपको स्टैंडर्डाइजेशन में करने में फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ जब लेबर को पेमेंट करोगे, जो पीस मिल मेथड पे पेमेंट करोगे, जब आप पीस रेट पे पेमेंट करोगे, तब आप ये भी देखोगे कि 1 घंटे में 10 यूनिट होनी चाहिए थी, वो 8 यूनिट हुई। तो ये टाइम सेट करोगे आप 1 घंटे में 10 यूनिट, तभी आपको पता चलेगा कि एक घंटे में 10 यूनिट इस मेथड से होनी चाहिए थी। राइट, तो यहाँ पे आपको ये बातें आपकी क्लियर
होती है। ठीक है, तो क्या बोला, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी। ठीक, एक और बताई उसने, फैटिग स्टडी। ये क्या है फैटिग स्टडी, ये एफ है ना, फैटिग स्टडी। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये थकान की स्टडी करो, यानी लोग आलस कितने हैं। अगर आपने उसको आलस नहीं कह सकता, मैं इसे कहता एक आदमी लगातार काम कर रहा है ना, तो वो एफिशिएंसी या तो गिराएगा या उसकी काम करने का वो 2 दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब आपको फैटिग स्टडी भी करनी है, यानी अपने एम्प्लॉयज को आप ये भी देखना है कि वो काम कितने टाइम में कर सकता है। यानी अ पर्सन, लिख लेता हूं मैं, अ पर्सन बाउंड टू फील टायर्ड, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, इफ नॉट रेस्ट while working ठीक है, while working कहने का मतलब एक आदमी कार्य करते करते अगर उसको रेस्ट नहीं मिला तो वो टायर्ड हो जाएगा, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली टायर्ड हो जाएगा, तो आपको उसको रेस्ट देना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आपको इस फैटिग स्टडी में आपको रेस्ट इंटरवल को सेट करना है, यानी आपको देखना है कितने घंटे आराम दिया जाए ताकि उसके बाद जो बंदा वापस आए वो एफिशिएंटली आपका काम एफिशिएंटली वर्क कर सके आपके यहाँ, और बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी, अगर वो एफिशिएंटली वर्क करेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, भी इंक्रीज होगी। तो बोलते हैं 4 तरह की स्टडी बताई, एक बताई मोशन, एक बताई मेथड, एक बताई मोशन, एक बताई टाइम, और एक फैटिग। फैटिग यानी थकान, यानी आपको उसको रेस्ट इंटरवल भी देना पड़ेगा, रेस्ट, ताकि उसका क्या हो, उसका स्टेमिना बढ़े। क्या बढ़े, स्टेमिना उसका बिल्डअप हो, स्टेमिना बिल्डअप होगा तो एफिशिएंट वर्क करेगा, एफिशिएंट वर्क करेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। राइट, 2 टेक्निक पड़ी। एक लास्ट टेक्निक उसने जो बताई थी जो फेमस भी हुई थी इसकी, वो ये हुई कि डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम को लागू कर दीजिए साहब, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। और ये क्या हुआ, ये ऐसी है, सॉरी, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। ठीक है, पीस वेजेस सिस्टम का मतलब हुआ, इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, और लोग ज़्यादा काम करेंगे, अच्छी टाइम पे होगा, आपको उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, और जो कम आलसपन दिखाएगा वो भी ज़्यादा करेगा अगर उसको पैसे कमाने होंगे तो। कहने का मतलब इसने सीधे सीधा बात बोल दिया कि जो ही वॉन्टेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। वो क्या चाहता था, वो डिफरेंशिएट करना चाहता था। कौन, FW बोले एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कैसे होगा, उनकी वेजेस के हिसाब से, उनका स्टैंडर्ड टाइम और जो समय आपने डिसाइड किया उस टाइम और समय के हिसाब से उनको पेमेंट करो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है। अगर जो अच्छा है बंदा, अच्छा कर रहा है, तो उसको क्या दो, रिवार्ड दो जो एफिशिएंट वर्कर है। कौन है, एफिशिएंट वर्कर्स है, उनको क्या दो, रिवार्ड दो। तो आप क्या करो, एक इंट्रोड्यूस करो डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस पेमेंट। आप उसको फिक्स मत रखो कि आपको एक सैलरी 10,000 रुपये दे दीजिएगा, ऐसे नहीं। अगर आप एक दिन में 6 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम करते हो, 8 घंटे में अगर 100 प्रोडक्ट आपने किए तो आपको इतना मिलेगा। अगर नहीं किए 100 प्रोडक्ट तो आपकी सैलरी, जो प्रोडक्ट 10 रुपये पर प्रोडक्ट आपको मिल रहा था, जैसे 1000 रुपये दिन का मिल रहा था, वो आपका, अगर आपने 90 किए तो अब 1000 रुपये 10 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको 9 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि आपने 90 किए तो 9 इंटू ऐसा हो जाएगा। जैसे 9000 रुपये, 900 रुपये नहीं मिलेंगे, उसको 810 रुपये मिलेंगे, तो 90 रुपये का उसका घाटा हो जाएगा, तो वो काम भी तेजी से करेगा। राइट, तो यहाँ पे FW की सारी बात कर दी अपने, FW टेलर की साइंटिफिक रिसर्च की सारी बात कर दी अपने, उसकी टेक्निक्स बता दी, उसके मेथड्स बता दिए अपने। पहली बात उसकी प्रिंसिपल्स को समझाया अपने, उसके बाद अपने देखा कि क्या टेक्निक्स उसने दी उस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए, और सारी बातें FW टेलर की बात की। इससे बाहर कुछ नहीं आना है। आई होप मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आई होगी, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको चीज़ें कैसी लगी मेरी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हेनरी फेयोल लेकर आऊँगा आपके सामने, उसकी बात करेंगे, उसने मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या क्या बात करी उसकी बात करेंगे, और उसकी भी सारी